अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मेरी आवाज़ आ रही है? Just hold on with me for a couple of minutes. मेरी आवाज़ आ रही है? मरियम, बस बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं, सही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है आप लोगों की? भाई मैं सेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि तुम लोगों की कोई क्वेरीज हो तो हम एड्रेस कर लें। Recording in progress. ग्रुप पे मैसेज करना है, स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पर मैसेज कर दो ना, क्लास स्टार्ट हो गई है।
बस 2 मिनट हम लोग और इंतजार करते हैं फिर। Recording in progress. अच्छा जी। कैन यू हियर मी? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे मैसेज करके कंफर्म करते हो प्लीज। चलो, इट्स ग्रेट टू हियर। अच्छा आइजा, बेटा जो लास्ट आपने क्विज लिया था उसके हवाले से आप कुछ बात करना चाहोगे? अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। आइजा, ओवर टू यू बेटा। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना एक दफा, अगर अच्छा लास्ट जो हमारा क्विज हुआ था उसके हवाले से अगर बच्चों जो मॉक हुआ था इनफैक्ट, उसके हवाले से अगर बच्चों की कोई क्यूरी है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आयजा भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, आप लोग प्लीज बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हो प्लीज। बच्चों की कोई क्यूरी है या नहीं है? मेरा जो है आवाज इको तो नहीं हो रही? माइक अनम्यूट का ऑप्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इको हो रही है, ओके। अब सही है, बेहतर है? अब बेहतर है? इज इट फाइन नाउ? अब तो इको नहीं हो रही?
अभी को हो रही है, मुझे कंफर्म करते हो राइबा? चलो, दैट्स ग्रेट टू हियर, दैट्स ग्रेट टू हियर। थैंक यू राइबा। राइबा, लेट मी अनम्यूट यू। जी राइबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राइबा, कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्वेश्चन था, हम्म। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपने दिया था, हम्म। उसमें उसका ऑप्शन जो दिया हुआ था, उस क्या आपके पास अभी क्वेश्चन है? नहीं, मेरे पास नहीं है। आइजा बेटा, जरा क्वेश्चन शो करोगे राइबा को? सर मेरे पास खुला हुआ है क्वेश्चन। अगर तुम इधर ही दिखा दो स्क्रीन पे। तुम स्क्रीन शेयर कर सकती हो वैसे राइबा। सर हमने साथ मोबाइल में खोला हुआ है। ओह, ओके। आइजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जरा दिखाना। अच्छा माजद यार, एक्चुअली सुबह से मेरी क्लासेस चल रही थी, तो मुझे जो है कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं तुम लोगों के साथ, मैंने बोला खा भी लूं और साथ तुम लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, क्योंकि रात तक क्लासेस हैं। सर क्या हम क्वेश्चन खुद पढ़ दें? राइबा मेरा बच्चा, सिर्फ एक मिनट रुको, ये आइजा जो है ना ओपन कर रही है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ। हाँ मामा, स्टोरी तो कब की सुना ली। तो मैं भी याद आ रही है, तो वही वाली बात है कि वो कौन था वो कहानी खत्म हो गई सारी। और फिर जो है वो मामा पूछ रही है कि जुलेखा मर्द थी या औरत। वो जो मेरा रिवीजन सेशन नंबर 3 था ना, उसमें मैंने सुनाई थी। आइजा बेटा, क्या हो गया बेटा? फिल्म खत्म हो गई, अच्छा। अच्छा, व्हाट आई एम गोना डू, आइजा ने मुझसे शेयर किया था, तो मैं काम कर लेता हूँ। असल में आज मैं जो है ना हम सबके मदर इंस्टीट्यूट आई के पाया हूँ। मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने बोला तुम लोगों से भी यहीं से ही बात करूँ। तो आईकेप का जो मेंबर्स का एरिया है वो बहुत ज़बरदस्त बनाया है। प्रॉपर ना जिम भी है, मज़े की बात बताऊँ यहाँ नहाने का भी है। तो जो है लाइब्रेरी भी है, आपका सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा सा शशके वाला है। तो अभी थोड़ा फ्री होता हूँ तो मैं तुम्हें पूरा विजिट भी करवाता हूँ, सही है ना, वर्चुअल विजिट। तो अच्छा बना दिया वाकई ना। यानी अगर आपको कुछ बच्चों को अगर घर पे होटल है या मेंबर्स रूम? यार, होटल वाली वैसे फीलिंग है। तो जो है अभी जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो मैं तुम लोगों को एक दफा रन थ्रू भी, जिंदगी हो तो ऐसी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को बताऊं, वो टाइम ही हम लोगों को नहीं मिलता। तो अगेन, ये वही वाली बात है ना, जैसे मेरा ऑफिस समंदर के पास है, बट तुम यकीन करो समंदर जाने का टाइम ही नहीं होता, तो लोग आते हैं तस्वीरें ले रहे होते हैं मेरे साथ जब भी होते हैं ऑफिस की वो, क्योंकि साथ ही बिल्कुल ना सामने समंदर का व्यू है। बट अगेन, मैंने कभी जो है वो आज तक गया भी नहीं हूँ, गया हूँगा तो एक दो दफा गया हूँगा, वो भी जबरदस्ती टीम लेके चली गई होगी। अच्छा जी। सर क्वेश्चन कहाँ गया? आइजा बेटा, क्वेश्चन कहाँ है बेटा मेरे पास? आइजा ने, आइजा मुझे शेयर कर देते हो तुम? आइजा हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई है। एक मिनट आ राइबा, बेटा एक मिनट, मैं खुद तुम्हारे लिए जो है ना एक्चुअली क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ।
सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ बेटा। एक मिनट बच्चा। आयजा बेटा, मुझे तुमने भेजा था तो मुझे वापस भेजो ना, ये मेरी चैट वगैरह जो है वो डिलीट हो गई है। राइबा, एक काम करो, तुम रीड कर दो बेटा। या तुम एक काम करो ना राइबा, मुझे जरा सर पिक्चर मैं लेके आपको भेज शेयर दो। कर दूं? यस हाँ, सर। मुझे पिक्चर लेके भेज दो, ये ज्यादा बेहतर है। आयजा, तुम अपनी स्क्रीन जो है जरा सा ये हटा दो, जो है तुम अगर मिल जाए तो फिर सर वापस शेयर कर देना। राइबा, मुझे तुम व्हाट्सएप कर दो। जी जी सर करें। हम्म। यस सर। थैंक यू सो मच Raiba. Acha, what I'm gonna do is let me email this on my account so that it is visible to all of the students. So yeah, na, that's a better idea, I believe. ये मैंने अपने पास ही ईमेल कर दिए। Now it's clear, I believe. Question number 18. हाँ, अब बताओ राइबा, पूछो। राइबा प्लीज। राइबा, कैन यू हियर मी? हाँ राइबा, प्लीज, ओवर टू यू। यस सर। सर इसमें देखें, अगर हम इन लोगों ने डेप्रिसिएशन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में। डेप्रिसिएशन नहीं है, कंपनी पेड 15,000 इंश्योरेंस। सर अगर 31 दिसंबर को हम करते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 6 महीने की हमारी जो 15,000 था एक्सपायर हो चुका है, 6 महीने का रहेगा। ट्रू। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7,500 आ रहा है इसका आंसर हमारे पास। बिल्कुल। तो इसका बी ऑप्शन कैसे होगा? हमें बी ये ऑप्शन। क्वेश्चन समझ नहीं आया। डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्रेडिट प्रीपेड इंश्योरेंस, नहीं, ये टाइपो एरर है, ये तुमने सही हाईलाइट किया है राइबा। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 7,500 होना चाहिए। ओके। एंड यू आर स्पॉट ऑन। क्वेश्चन नंबर 21। जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन 21। सर इसमें ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई भी हम रेवेन्यू हमारा काउंट नहीं करते तो वो ए- पहले वाले पार्ट तो सही है इसका, द इनकम स्टेटमेंट विल शो अंडर स्टेट रेवेन्यू। लेकिन बी ऑप्शन में जो है, एंड द बैलेंस शीट विल शो अंडर स्टेट लायबिलिटीज, उसका लायबिलिटीज पे कैसे फर्क पड़ेगा? लेट मी रीड दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये टीम बना रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैवंट हैड अ चांस सिंस इट वाज अ फर्स्ट मॉक, so I haven't had a chance to actually run through this mock, so let me give a quick run through. A company recognizes revenue when a service is rendered but invoices the customer only after 1 month. सही है। How does this affect company's financials if the revenue is not recorded at the time services is rendered? The income statement will show understated revenue and the balance sheet will show no effects on assets or liabilities. The income will show understated and the balance sheet will show understated liabilities. नहीं, बी नहीं होना चाहिए, बी ये will show understated assets होना चाहिए। The income will show overstated revenue and the balance sheet will show understated assets. Liability नहीं होना चाहिए, asset होना कोई चाहिए। भी कोई भी ऑप्शन नहीं था यहाँ, शायद सही है। गलत कर दिया सर। चलें ओके। सर।
ओके, नहीं, यू आर स्पॉट ऑन राइबा। आई मस्ट अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सही है ना, तो इसके अंदर जो है ये एसिड्स होना चाहिए था। यस, थैंक यू। So, once again, Raiba, much appreciated your kind feedback. अच्छा आइजा, मुझे ये बताओ बेटा थैंक कि यू सर। जो यू वेलकम। आइजा, आर यू विद अस और नॉट? आइजा बेटा, आप हो या नहीं हो? अस्सलाम सर जी, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आई थिंक देख नहीं रहे। ओके, ये टाइपो आ रहा है इसलिए, तो मैंने राइट आंसर कर दिया था बच्चों का जिन्होंने मुझे सबमिट करवाए थे। मैंने उनको दैट्स 75 के ग्रेट, अकॉर्डिंग दैट्स उन्होंने ग्रेट, सॉल्यूशन डाला था। सॉरी सॉरी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। द पॉइंट इज के हाँ, मकसद यही है कि बच्चों की ना भलाई हो, उनको अगर कोई इशू होता है हाँ, सो वी शुड बी हियर टू जी, मैंने जब आइडेंटिफाई नो। किया था तो मैंने फ़ौरन उनके जो आंसर्स है उसको सही कर दिया था और उनके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। राइबा ने मुझे टेस्ट भेजा नहीं था इसलिए मुझे राइबा को पता नहीं चला, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि उनका 75 ओके, वाला ही सही किया था और एसिड वाला ही सही किया था मैंने। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा आइजा, मुझे ये बताओ कि आपने जो है सबको सबका रिजल्ट अनाउंस कर दिया? जी, मैंने आंसर शीट चेक करके उनको उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, ग्रुप में शीट बना के अपलोड कर दी थी। आपने रिव्यू वेल करी डन, होगी शायद। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा आइजा, मुझे ये बताओ टॉप 5 जो हैं, यानी हमारा जो मॉक था उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और किसके हैं? वो सर एक सेकंड मुझे ओपन करने दो। टेक योर टाइम। जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो महजबीन के थे 43, ओके। देन उमैर नासिर के थे। अच्छा सर, उमैर नासिर की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इनके ना ये नज़दीक इनको ज़रा क्वेश्चंस अच्छे तरीके से वो किए जाएँ आंसर, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा डिसअपॉइंटेड नहीं होता जैसे अनमोटिवेटेड वैसा है। 4 दफा अहमद नासिर का जो है वो पेपर हो गया, मेरे पास फिजिकली आया भी था। ही वाज इन क्लास विद मी। सो हाँ, इसको एक दफ़ा प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी एक और बच्चा था उसके 35 थे, वो मुझे मैं देख लूँ कौन था। राइबा के कितने? राइबा ने टेस्ट नहीं सबमिट करवाया था सर। राइबा सबमिट करवा देगी। राइबा जरा भेजना, मैं जो है खुद भी, ये राइबा तेज बच्ची है माशाल्लाह। तो राइबा मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस। हारिस के 35 मार्क्स थे। इसके अलावा देन बच्चे कौन है सबमिट में फिर हैं आमना सरवर हैं जिन्होंने 34 मार्क्स अचीव किए थे। फिर वेल डन ज़ोहा आमना। हैं 33, लेकिन ज़ोहा का भी टेस्ट सच में आई मस्ट एप्रिशिएट, अच्छा टेस्ट था। ये सिर्फ़ ओके, उन्होंने तो ग्रुप पे असाइनमेंट वो किया मैसेज नहीं करो ना किया। भाई, वो उनको तोहफा वोफा भिजवाओ, ग्रुप पे मैसेज करो उनको जो है मैंने 5 नाम। जिन-जिन के था ना टेस्ट मुझे आया, मैंने उनको प्रॉपर 2-2 3-3 मिनट की वॉइस करके सैटिस्फाई किया सर, मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, आयजा, बेस्ट आयजा, टेस्ट मैं है ये बोल सर। रहा हूँ कि जो टॉप 3 हैं उनके लिए जो है हुँ, गिफ्ट का भी अनाउंसमेंट करो, और जो है क्या कहते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करो। ठीक है। माँ जबीन पहले बोल ली, सर ये बताएं मेरा क्या गिफ्ट है। तो खैर ये मैं आयजा से डिस्कस करता हूँ, फिर मैं सर तुमसे जो है तीनों ना। टेस्ट इनके तीनों टेस्ट निकल जाएँ देन इनका ये पेपर निकल जाए फिर हम एक डिनर प्लान कर लेते हैं, यस, दैट्स इंशाल्लाह। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स इनफैक्ट अ गुड आइडिया आइजा। जो है क्या कहते हैं, दैट्स इनफैक्ट अ गुड आइडिया कि हम तीनों जो है वो मॉक्स जो हैं, वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ द 3, सो वी कैन प्लान अ डिनर और लंच व्हाटएवर जो है बच्चे बोलते हैं। क्योंकि मसला ये है कि अभी पैन पाकिस्तान से हैं, तो जो है इट्स नॉट पॉसिबल ना कि जो है अब मैं हर शहर में तो जा नहीं सकता। तो खैर, अलबत्ता अलबत्ता ये बाकी बच्चों से भी मैं बता दूं जो आउट ऑफ कराची हैं, कि इंशाल्लाह जो है नवंबर के 3rd वीक में आएगा, ये तुम्हारे लिए भी है, या 4th वीक में आई वुड बी इन लाहौर। फिर जो है 1st वीक ऑफ दिसंबर में आई वुड बी इन इस्लामाबाद एंड द एडजेसेंट एरिया। सो अगर कोई बच्चा जो है वो, हाँ उमामा, सही है, अच्छी बात है उमामा। तो जो है क्या कहते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो या कोई गाइडेंस चाहिए तो आइज़ा और मैं अवेलेबल भी होंगे। इनफैक्ट आइज़ा से तो मैं मुलाकात भी कर रहा हूँगा। तो जो है क्या कहते हैं, तो तुम लोग भी फील फ्री टू रीच आउट, क्योंकि अभी तुम लोगों का नेक्स्ट जो है वो कैफ 1 का पेपर है। जो है क्या कहते हैं, विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम लेट्स क्विकली मूव ऑन, क्योंकि मेरी अभी जो है वापस से फिर एक क्लास स्टार्ट होनी है। सो आओ मैं थोड़ा सा तुम लोगों को, जी उमामा, मुझसे जो है ना यानी आप कांटेक्ट कर लेना, मैं बिल्कुल आपको भेजूंगा। अच्छा जी, तो जो है क्या कहते हैं, आए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग सबसे जो है ना, जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसकी मैंने आप लोगों से सारा जो है वो शेयर किया, मैंने एक गूगल ड्राइव बना ली है। सो इफ़ यू वांट यू कैन रन थ्रू दैट।
तो वी वर डूइंग हम लोगों ने लास्ट सेशन में कहाँ तक किया था? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? अच्छा, महाजबीन का एक सवाल है सर, अगर पेपर में हम फाइनल अकाउंट्स के अलावा 50 मार्क्स ले लेते हैं और फाइनल अकाउंट भी अटेंड करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट के आंसर सही नहीं होते, तो क्लियर हो जाएगा? या फाइनल अकाउंट्स में मैक्सिमम नंबर लेने हैं? नहीं, क्लियर हो जाएगा महाजबीन बेटा, क्लियर हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्लियर हो जाएगा इजीली, क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, सो लेट्स क्विकली रिकैप जो हम लोगों ने बात की थी। मैंने लास्ट सेशन में तुम लोगों से मेरे ख्याल से सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तक बात की थी ना? माजबिन, तुमने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे फाइनल अकाउंट्स के जो मैंने भेजे थे? हाँ, तो पोर्टल वाले देखे हैं, तो उसमें मसला क्या है? यानी अगर तुम वो कर लेती हो तो फाइनल अकाउंट तुम्हारा बहुत मुनासिब हो जाएगा। नहीं नहीं, लोग गलत कहते हैं भाई, सज्जाद ऐसा कुछ नहीं है। सज्जाद बोलता है सर फाइनल अकाउंट्स का सुना है कि वो पास करना होता है, अगर जो है वो गलत हो जाए या उसमें फेल हो जाओ तो सब में फेल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये वाली स्कीम तो हमने कभी नहीं सुनी भाई। एक मिनट है, मैं तुम लोगों के लिए, मैं ड्राइव ये मैंने तुम लोगों के लिए खोली है अपनी। ये मैंने तो एक दफ़ा ना मैं तुम लोगों को पेपर का रन थ्रू करवा देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम जो है ना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए। ये मॉडल पेपर है आपका। अच्छा जी, सोटा दैट यू वुड बी गिवन द क्वेश्चंस, सही है, इस तरीके के आपको दिए हुए होंगे। और फाइनल अकाउंट्स की तरफ अगर मैं जाऊं, अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हो फाइनल अकाउंट्स का आपका इस तरीके का सवाल होगा। आप लोग सब मेरे साथ हो? आप लोग सब मेरे साथ हो? आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं हो? चलो ग्रेट, ग्रेट। अब ये जरा देख लो, ये जरा देख लो। आइजा बेटा, आप भी हमारे साथ हो? अच्छा जी, अब देखो, अभी आइजा ने जो सवाल दिया था ना तुम लोगों को, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी था, सॉर्ट ऑफ दैट फुल फ्लेज। अगर तुम एक बात नोट करो तो ये एग्जामिनर ने क्या किया है कि ये जो फाइनल अकाउंट्स का सवाल है ना, उसको इस क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है। और पहले होता ये था कि फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता था, हमें फॉर्मेट खुद बनाना होता था। अब इसने फॉर्मेट बना के दे दिया है, हमें उसमें फिगर्स पार्क करनी है। तो इफेक्टिवली ये वही है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एंड यू वुड अप्रिशिएट कि जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही करवाए हुए हैं। अगर तुम वो दो तीन भी कर लेते हो ना, जैसे एडमसन्स हो गया, मेसर्स सलमान हो गया, मेसर्स यूसुफ हो गया, मून ट्रेडिंग हो गया, ये चार पांच क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है तुम लोगों का मुनासिब हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अगर तो आइजा ने कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया है तो वो इसी सोच के साथ दिया है, ठीक है? तो जो है आई होप आपको ये चीज क्लियर है। सर आए क्विकली हम लोग जो है रिकैप करते हैं हम लोगों का IS-16 का जो सिनेरियो है। सर लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी पीपीई के हवाले से। हम लोगों ने जो है पीपीई के हवाले से यहाँ तक बात कर ली थी कि सर एक दफा पीपीई जो है, अच्छा नहीं, कैलकुलेशन नहीं हुई होगी बेटा, वो करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ माजबीन, मेरे लेक्चर्स को तमीज से देख लो, फाइनल अकाउंट्स के जो पोर्टल पे पड़े हुए हैं ना,
सही है, वो लाजमी देख लो तुम। अच्छा जी, तो जो है क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये अर्ज कर रहा था। अच्छा, आप लोग मेरे साथ हो? आइए 16 का क्विकली रिवीजन स्टार्ट कर दें। आइए 16 का स्टार्ट कर लें, मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो। जस्ट फॉलो विद मी, मैं जरा चार्जर लगा दूं। अच्छा आइए, जो हमने पहला मॉक लिया था वो कितने मार्क्स का लिया था? वो 100 मार्क्स का था या 50 मार्क्स का? आइजा बेटा, जो पहला मॉक था वो कितने मार्क्स का था? खैर आइजा पता नहीं कहाँ चली गई है। आए सर, हम लोग बात कर लेते हैं। सर मैंने लास्ट सेशन में जो है, नहीं अब तुम लोगों का जो है 50 मार्क्स का नहीं, अब 100 मार्क्स का होगा फुल फ्लैज, ठीक है? अच्छा जी, सो लेट्स क्विकली रीइटरेट। सर मैंने आप लोगों से बात की कि देखिए सर, पीपी जब आपका यूजेबल कंडीशन में आ जाए तो बाय डिफॉल्ट जितना भी आपका खर्चा होगा वो पीएनएल में जाएगा, सिवाय तीन चीजों के। तीन खर्चे ऐसे होंगे जो पीएनएल में नहीं जाएंगे, दैट वुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। नंबर वन, अगर ऐसा खर्चा है जो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाता है, या ऐसा खर्चा है जो एसेट की लाइफ बढ़ाता है, या ऐसा खर्चा है जो एसेट की कैपेसिटी बढ़ाता है। अगर तो इन तीनों में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी खर्चे में जो यूजेबल कंडीशन में आने के बाद हो रहा है, तो उस खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे, वरना आप जो है उसको पीएनएल में ले जाओगे। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें बताया कि देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर आउटफ्लो, आपकी जेब से कितना जा रहा है, ठीक है ना? अब सर आपने देखना है कि सर वो आउटफ्लो आपको मजे दे चुका या वो मजे देगा। अगर तो वो आउटफ्लो आपको मजे दे चुका, मतलब आपको बेनिफिट मिल चुके, तो आप उसको एक्सपेंस कहते हो। एक्सपेंस को दूसरी जबान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो, तीसरी जबान में पीरियड कॉस्ट कहते हो, और उसे पीएनएल में चार्ज करते हो। अगर तो वो एक्सपेंडिचर जो है आपको मजे देगा, तो आप उसे एसेट कहते हो, या दूसरी जबान में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो, या तीसरी जबान में प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हो, और उसे आप पीएनएल में चार्ज करते हो। इधर तक क्लियर है आपको? किसी बच्चे का कोई सवाल? अब सर हम लोगों ने यहाँ बात करनी है डेप्रिसिएशन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत, बाजू का सवाल आता है पेपर में कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट के तहत आप चार्ज करते हो, तो योर आंसर शुड बी मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सर जिस पीरियड में आप जितना बेनिफिट ले रहे हो उस पीरियड में आप एक्सपेंस आउट करोगे। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? अच्छा सर, अब डेप्रिसिएशन के सब्सिक्वेंट, अच्छा मरियम बोलती है सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बता दें एक बार फिर। सही है मरियम, मैं वापस बता देता हूँ। मेरा बच्चा आपका सवाल मुझ पे उधार रहा, मैं 1 मिनट ये करवा के वापस बता देता हूँ। अच्छा सर, वैसे तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स बहुत सारे हैं, बट तुम्हारे कोर्स में जो है 3 से 4 मेथड्स हैं। सही है ना? तो पहला जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा देखो, एग्जामिनर जो है ना वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप कौन सा मेथड कब यूज करोगे। तो याद रखो, द आंसर इज द मेथड शेल बी ऑप्टेड बाय द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट एसेट। अगर एक एसेट से मुझे स्ट्रेट बेनिफिट मिल रहा है, सो वी आर गोना यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर तो मुझे उस एसेट से डिक्लाइनिंग बेसिस पे जो है बेनिफिट मिल रहा है, तो वी आर गोना यूज डब्ल्यूडीवी मेथड, ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और बुक वैल्यू मेथड और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? और अगर आपको यूनिट्स की बेसिस पे बेनिफिट मिल रहा है तो वी शैल बी यूजिंग यूनिटरी मेथड, और अगर आपको आवर्स की बेसिस पर मिल रहा है तो यू शैल बी यूजिंग आरली मेथड। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको पता है 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है? अच्छा जल्दी से बताओ, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं? कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ। देखो ये एग्जाम, ये एग्जाम में ये जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ ये एमसीक्यू में स्ट्रेट एग्जैक्टली डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा एक चीज इधर मैं तुम लोगों से आगे पूछ रहा हूँ। देखो मैं तुम लोगों से जो चीजें पूछ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ये लाजमी पूछ सकता है।
मुझे ऐसा लगता है ये लाजमी पूछ सकते हैं, तो इन पे जरा फोकस्ड रहना, ठीक है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के दो फॉर्मूले, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और बाजू का आपको जो है क्या कहते हैं कि यूजफुल लाइफ जो है वो इन परसेंटेज टर्म्स दी हुई होती है। तो अगर इन परसेंटेज टर्म्स दी हुई होगी तो आपने कुछ नहीं करना, आपने डेप्रिशिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट कर देना है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन रेट स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 100। डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 100, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है स्ट्रेट लाइन मेथड में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये तीसरा फॉर्मूला, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये भी एक फॉर्मूला है। सही है, परेशान नहीं होना, स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और फॉर्मूला भी है, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये फॉर्मूला किसको पता था? जो तीसरा वाला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये वाला फॉर्मूला किसको पता था? ग्रेट राइबा, अमेजिंग। और किसको पता था ये वाला फॉर्मूला? अच्छा, किसी का भी जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है राइबा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, पोपट ने बताया था सही है, पोपट मेरा पुराना साथी है। मुझे सीए सर, बुक में रेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ है, क्या मतलब? इनटू यूजफुल लाइफ, ये क्या है? नहीं नहीं, ये फिर गलत होगा हसन, ये चीज में समझा नहीं। अच्छा जी सर, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड की। सर डब्ल्यूडीवी मेथड में याद रखो, डब्ल्यूडीवी मेथड जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, जिसको हम बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, सही ना, ये इसके निकनेम्स हैं, या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। सर याद रखो, ये मेथड उस वक्त यूज होता है जब आपका बेनिफिट का जो पैटर्न होगा वो यूं होगा, यानी पहले साल आपने सुना होगा कुछ मशीनरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि पहले साल में ज्यादा बेनिफिट देती हैं, फिर कम होता रहता है हर साल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन रेट, डब्ल्यूडीवी में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डब्ल्यूडीवी में, ये कौन सा है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये जो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर आप फॉर्मूला लगाते हो ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नो 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 नो, हराम हराम, ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग है भाई, ओपनिंग है, लिख लो कहीं, ओपनिंग है। अच्छा जी, अब बाजू का ना डब्ल्यूडीवी मेथड में तुम्हें डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ होता, बाजू का डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ होता, तो डेप्रिसिएशन रेट डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 - n रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट। एन मतलब यूजफुल लाइफ, रेजिजुअल वैल्यू इज स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट इज कॉस्ट, राइट। अच्छा, तुम लोगों में से किसी के बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा, या आ भी सकता है कि सर सारे मेथड्स में ना एग्जामिनर या फॉर्मूला जो है वो रेजिजुअल वैल्यू माइनस करवा के डेप्रिसिएशन निकलवाता है, मगर डब्ल्यूडीवी मेथड का अगर तुम फॉर्मूला देखो तो उसमें जो है रेजिजुअल वैल्यू माइनस नहीं होती, ऐसा क्यों? डब्ल्यूडीवी मेथड के फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन निकालते हुए रेजिजुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं होती है? रेजिजुअल वैल्यू माइनस होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सर वो तो कभी डेप्रिशिएट होती ही नहीं है। तो कौन मुझे बताएगा कि डब्ल्यूडीवी मेथड में रेजिजुअल वैल्यू फॉर्मूले में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, हम रेजिजुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं करते? कौन बताएगा मुझे? बताओ ना भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको राइट दे देता हूँ माइक ओपन करने के, बल्कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, रायबा का बहुत अच्छा आइडिया है, बस मसला सब सब जो है मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। बस ये देख लेना कि अगर तुम लोग बात ना कर रहे हो ना तो क्योंकि पीछे से डिस्टॉर्शन आती है तो खुद ही म्यूट कर देना। सबको मैंने राइट दे दिए। अब बताओ। स- सर क्योंकि ये जो accumulated डेप्रिसिएशन होता है वो बुक वैल्यू से माइनस होकर डेप्रिसिएशन आता है ना, तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि वो हर साल बुक वैल्यू चेंज हो रही होती है। नो नो नो, राइबा नो मेरा बच्चा। एनी अदर इनपुट?
आई मस्ट अप्रिशिएट के यार, एक मिनट रुको, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है। जी सर। बोलना क्या हुआ? दे रहा हूँ, क्लास में हूँ, तू बता। साकिब, साकिब को नंबर दे रहा हूँ, साकिब का नंबर दे रहा हूँ, फौरन दे रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। एक मिनट है बच्चों। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी सोचो। यानी बड़ी अजीब सी बात है कि राइबा और सिवाय दो तीन बच्चों के और कोई जवाब ही नहीं देता है। मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनमें जो सबसे ज्यादा कमी है वो यही है कि हम लोग जो है ना शर्माते हैं, बोलते नहीं है। खैर, तो कमिंग टू द पॉइंट, आओ हम लोग बात करते हैं। देखो यार, एक चीज समझो। एक मिनट है यार। आपको पता है कि सर, आप WDV मेथड में रेजिजुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं करते? आप इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन रेट होता है ना, WDV मेथड में ये जो डेप्रिसिएशन रेट आता है, ये एक्चुअली इसमें रेजिजुअल वैल्यू का इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है। यही वजह है, Progress. यही वजह है कि आप अलग से जो है रेजिजुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए माइनस नहीं करते। ये देखो ना फॉर्मूला, देखो डेप्रिसिएशन रेट का, रेजिजुअल वैल्यू का आपने ले तो लिया। यही वजह है कि आपका टीचर आपको बार बार बोलता होगा कि देखो WDV मेथड में आंसर कभी भी जीरो नहीं होता। वो इसीलिए जीरो नहीं होता क्योंकि रेजिजुअल वैल्यू का इम्पैक्ट आप ले चुके होते हो। सही है? क्लियर है आपको? राइबा एंड अदर्स, आप लोग सबको क्लैरिटी है? चलो, ग्रेट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को जो है एक टेक्निक तो पता है ना, आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। मैं क्विकली रिएटरेट करवा देता हूँ कि WDV मेथड में बाजुकात एग्जामिनर जो है वो आपसे डायरेक्ट 5वें साल का डेप्रिसिएशन पूछेगा या डायरेक्ट चौथे साल का पूछेगा। तो आपको पता है ना, पहले साल का निकाल लो और फिर हर अगला साल पिछले साल का जो है माइनस डेप्रिसिएशन रेट होगा। सही है ना? ये पता है या नहीं पता? ये पता है या नहीं पता, या बता दूं, रिवाइज करवा दूं? डेप्रिसिएशन रेट, WDV के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का शॉर्टकट पता है या नहीं पता? अच्छा, मैं बता देता हूँ। हाथ में कैलकुलेटर लो, सब कैलकुलेटर लो हाथ में। कैलकुलेटर ले लिया है सबने? हाथ में कैलकुलेटर लिया है या नहीं लिया, जल्दी से बताओ। अज्यूम करो एक एसिड है 1 लाख का, सही है? डेप्रिसिएशन रेट है 25%। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख माइनस 0 इंटू 25%, 25,000। अब याद रखो, एक तो लंबा तरीका है वो तुम लोग घर से करते रहना। हमेशा याद रखो, WDV मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन इस साल का होगा ना, वो पिछले साल का माइनस डेप्रिसिएशन रेट होगा। क्योंकि देखो डिक्लाइनिंग है ना, तो डिक्लाइनिंग किसी रेट से हो रहा होगा, तो वो रेट क्या होगा? वो डेप्रिसिएशन रेट ही तो होगा। अगर लेट से मैं बोलता हूँ पहले साल का 25,000 है, तो दूसरे साल का कितना होगा? उस 25,000 का कितने परसेंट होगा? 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। यानी अगर 25,000 100% है, डेप्रिसिएशन रेट है 25%, तो अगला साल पिछले साल का कितने परसेंट होगा? 75%। तो जरा 25,000 का 75% लो, तो देखो इतना ही बनेगा, 18,750। 75,000 नहीं राइबा, 75%। 25,000 का 75%। सर 75% क्यों लिया है? क्योंकि मैं बोलता हूं कि भाई मेरा डेप्रिसिएशन हर अगले साल का 25% से कम होगा। यानी हर अगला साल पिछले का जो है क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रेट से कम हो रहा होगा। 25,000 का 75% लो, 25,000 का 75% लो, कितना आ रहा है? 25,000 का 75% लो, आ गया। अब इसका मतलब ईयर 2 का हो गया 18,750। अब ईयर 3 का कितना होगा? ईयर 2 का 75%। ईयर 3 का कितना होगा? ईयर 2 का 75% लो। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 0.75 करो, इतना ही बन रहा है।
करो ना भाई। साजिद, हारिस, हसन, 18,750 जो आया है, 14,063 बन गया। ये ईयर 3 का है। अब ईयर 4 का कितना होगा? ईयर 3 का 75%। तो 14,063 जो आया इसका 75% लो, तो देखो ये ईयर 4 का बन जाएगा। बिल्कुल सही है राय भाई, देखो ये आंसर लिखा हुआ है मेरा बच्चा, जबरदस्त। अब ईयर 5 का कितना होगा? ईयर 5 का कितना होगा? ईयर 4 का 75%। लो, 10,547 का 75% लो, देखो इतना ही बनेगा। जबरदस्त। जल्दी से बताओ, अगर डेप्रिसिएशन रेट 20% है तो हर अगला साल पिछले साल का कितने परसेंट होगा? जल्दी 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 जल्दी। अगर डेप्रिसिएशन रेट, जबरदस्त सज्जाद, जबरदस्त, 80%। जल्दी से बताओ, अगर डेप्रिसिएशन रेट 30%, हर अगला पिछले साल का कितना होगा? हर अगला पिछले का कितना होगा? जबरदस्त, बहुत अच्छे। अगर डेप्रिसिएशन रेट है 40%, हर अगला पिछले का कितना होगा? जबरदस्त। अगर डेप्रिसिएशन रेट है 35%, तो हर अगला पिछले का कितना होगा? जबरदस्त, 65%। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाजमीन, आज क्लास में मैंने पढ़ाया था, भाग गई थी ना तुम? अब देखो ये मिस हो गया ना, आज पूरा मैंने क्वेश्चन करवाया था। अच्छा जी, तो याद रखो, पहले साल का डेप्रिसिएशन तमीज से निकाल लेना, 100 माइनस जो भी हो। चलो ग्रेट सज्जाद, ग्रेट, अच्छी बात है सर। पहले साल का तमीज से निकाल लेना, फिर हर अगला साल जो होगा ना वो पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस रेट माइनस करने के बाद आ रहा होगा। जैसे अभी तुम लोग बता रहे थे ना, 80%, 70%, 65%, सही है। अच्छा, अब सर बाजूकात ना एग्जामिनर आपसे जो है ना पूछेगा पांचवे, ये तो सर आपको डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने शॉर्टकट बता दिया। बाजूकात एग्जामिनर पूछेगा कि भाई चौथे साल की बुक वैल्यू निकाल के दो, या चौथे साल की जो है कैरिंग वैल्यू निकाल के दो, या पांचवें साल की बुक वैल्यू निकाल के दो। सर उसमें क्या करेंगे? तो तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई की पावर एन। एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई की पावर एन। वहां हम अज्यूम करते हैं कि हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी। मगर यहां आपने कुछ नहीं करना, आपने कॉस्ट वन माइनस डेप्रिसिएशन रेट की पावर एन कर देना है। अब आपको अगर ईयर 5 की बुक वैल्यू चाहिए तो आपने कॉस्ट रख दी 1 लाख, वन माइनस जो भी डेप्रिसिएशन रेट है 25%, और तुम्हें अगर पांचवें साल का चाहिए तो इधर 5 कर दो, चौथे साल का चाहिए तो 4 कर दो, तीसरे साल का चाहिए तो 3 कर दो। तो एग्जामिनर बाजू का तुम्हें डायरेक्टली बोलेगा कि भाई 10वें साल के एंड की बुक वैल्यू बताओ। तो रादर देन कैलकुलेटिंग रिगोरसली एंड वेस्टिंग योर 5 to 10 minutes, इट्स बेटर कि ये शॉर्टकट यूज कर लो, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी एमसीक्यू में। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। बेटा मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है बेटा, लिंक दिया हुआ है, लिंक के अंदर मैंने अपनी गूगल ड्राइव सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें। गूगल ड्राइव में सारी चीजें हैं। अच्छा, 2-3 बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो मैंने जो है ना अपने डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स दिए हैं, वो देख लो। अच्छा, तीसरा मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सर इसका फॉर्मूला क्या है? सर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट। मैं वापस शेयर कर दूं, मैं वापस शेयर कर दूं, मैं वापस शेयर कर दूं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट इनटू ईयर्स डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट वैसे बस पढ़ाने को है, प्रैक्टिकली इतना चलता नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिटरी और आर्ली मेथड। सर यूनिटरी और आर्ली मेथड इसमें क्या होता है? सर इसमें आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हो बेस्ड ऑन यूनिट्स और आवर्स कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स और आवर्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स और आवर्स कंज्यूम्ड। सर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स या आवर्स करोगे, और जो भी तुम्हारे जो है तुमने ड्यूरिंग द पीरियड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम किए या आवर्स कंज्यूम किए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा उस साल का। अच्छा जी, किसी को डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। नाउ दीज आर समथिंग वेरी की पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। मैं चाहूंगा सब इधर मुतवज्जे हो जाओ, मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। मैसेज करके जल्दी से बता दो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। जल्दी से मैसेज करके बता दो, ये बहुत अहम बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी भी एसेट को पीपी उस वक्त कहते हो जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए। तो सर अगर तो वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, जाहिर सी बात है एक बिल्डिंग में बना रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है ना फूक मारी बन गई।
इट वुड टेक सम टाइम ना। तो सर अगर लेट्स से एक बिल्डिंग 5 सालों में बन रही है, तो पहले साल पे जो आपने उस पर खर्चा किया है उसको आप क्या बोलोगे? तो याद रखो, जब तक पीपी यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, आप उसे कहते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? अच्छा जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप डेप्रिसिएशन पीपी पर कब चार्ज करना स्टार्ट करते हो? आप पीपी पर डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हो चार्ज करना? सर दो बातें, जिस दिन आपने खरीदा उस वक्त, जिस दिन वो यूजेबल कंडीशन में आया उस वक्त, या जिस दिन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उस वक्त। एक केस कर लेते हैं ना। लेट से एसेट खरीदा है 1 जनवरी को, यूजेबल कंडीशन में आया है 30 जून को, और इस्तेमाल की हालत में, हम इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है 30 नवंबर। तो सवाल ये पैदा होता है आप डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करोगे? जब खरीदा, जब इस्तेमाल की हालत में आया, या फिर जब वो यूजेबल कंडीशन, जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया? जल्दी से बताओ। सर याद रखो, जो टाइम बेस्ड मेथड्स है ना, टाइम बेस्ड मेथड्स, उसमें जब वो इस्तेमाल की हालत में आ गया उस दिन से आप डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर दोगे। टाइम बेस्ड मेथड्स कितने हैं? 3 है। स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, और सम ऑफ ईयर्स रिजल्ट। और यूनिटरी और आर्ली मेथड में जब आप एक्चुअली यूज करोगे उस वक्त आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। क्लियर है आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर जो टाइम बेस्ड मेथड्स है, टाइम बेस्ड मेथड्स मतलब स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी और सम ऑफ ईयर्स डिजिट, इन तीनों में आप हमारे केस में 30 जून से स्टार्ट करोगे जब वो यूजेबल कंडीशन में आ गया। मगर यूनिटरी और आर्ली में आप उस दिन से स्टार्ट करोगे जिस दिन से आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपने तो यूनिट्स और आवर्स कंज्यूम ही नहीं किए। ऐसा ही है। मानते हो या नहीं मानते? 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 ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जी, अब ये बड़ी मजे की चीज है जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सर याद रखो, याद रखो, याद रखो। आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप क्या अज्यूम करते हो कि डेप्रिसिएशन कितने साल का होता है? जब आप 1 साल का चार्ज करते हो तो आप क्या बोलते हो? आप अज्यूम करते हो कि ये एसेट आपने साल के शुरू में खरीदा होगा। ऐसा ही है ना? मगर सर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है तो आपने जनवरी की बजाय एसेट खरीदा हो फरवरी में, या मार्च में, या अप्रैल में, या मई में, या जून में। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि डेप्रिसिएशन तो 12 महीनों का होता है, मगर 12 महीनों का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो सर आप ईयर ऑफ एडिशन में डेप्रिसिएशन कितने अरसे का चार्ज करोगे, ये सवाल आता है। तो सर इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो याद रखो, दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं, फुल ईयर पॉलिसी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी में आपने एसेट कभी भी खरीदा हो आप पूरे साल का चार्ज करते हो, बट खबरदार ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप एक दिन का भी चार्ज नहीं करते। इसके बरक्स प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में आप मंथ ऑफ एडिशन से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, मगर मंथ ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसी यूज करनी है, फुल ईयर या प्रोपोर्शनेट? सर आसान सी चीज है, अगर सवाल में जो है सिर्फ ईयर्स दिए हुए हो तो फुल ईयर पॉलिसी यूज करना, अगर मंथ्स और डेज दोनों दिए हुए हैं तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज करना। क्लियर है आपको सर? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? नहीं करनी बात? अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देख भाई सजाद, हम डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीनों का चार्ज करते हैं ना, डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीनों का हम चार्ज करते हैं ना। अब एक सवाल आ सकता है कि लेट से सर मैंने जो है साल के बीच में एसेट खरीदा है, तो मैं पूरे साल का चार्ज करूं या जब से एसेट खरीदा है तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं उस साल का? तो स्टूडेंट बोला तुम्हारे पास दो पॉलिसी है, एक है फुल ईयर पॉलिसी और एक प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। अगर तो फुल ईयर पॉलिसी है तो पूरे साल का चार्ज करोगे, मगर ईयर ऑफ डिस्पोजल में एक दिन का भी चार्ज नहीं करना। मगर अगर तुमने प्रोपोर्शनेट पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है तो फिर तुम जिस दिन से खरीदा है उस महीने से चार्ज करोगे, मगर मंथ ऑफ डिस्पोजल का चार्ज नहीं करना।
सजाद, इसमें मेरा लेक्चर लाजमी देख लेना, ये मैंने पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है, वो लाजमी देख लेना। इंशाल्लाह इसकी मैंने इलस्ट्रेशन भी करवाई हुई है, तुम्हें समझ आ जाएगा। सही है बेटा? हाँ भाई, क्लियर है आप सबको? हाँ भाई, क्लियर है आप सबको? अच्छा जी, तो आज इतना ही रखें क्योंकि मेरा एक और सेशन भी है। सो इंशाल्लाह जो है आज हम लोग फिर इसको, अब कब रिवीजन क्लास? अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग अपने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया? नहीं यार, वो मैं फिजिकल करवाया था मैंने, इसलिए। अच्छा हाँ, मरियम का एक सवाल है। नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ यार मैं लगा लूँ, तुम लोग बताओ कल का ब्रेक चाहिए? मंडे को लगा लूँ? अब ब्रेक नहीं चाहिए सर, अब पढ़ा दें। ओके। सबसे पहले मैं जरा FR1 के हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस बता दूं कि सर इस दफा, चलो मैं देख लेता हूँ यार, असल में ना कल मैं जो है वो बैक टू बैक मेरे सारे सेशंस चल रहे होते हैं। सो लेट मी ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट यू वरी। It's the Hostinger Blessed Friday sale. Web hosting now from only RS $529 a month. Get epic savings for a limited time only with a free कॉस्ट ऑफ पीपी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल में देखो। अच्छा सर, अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि सर अभी हमने पढ़ा, अच्छा ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली चीज है, देखो ये सारी चीजें ना मैंने तुमसे शेयर की हुई है बाकायदा तुम लोगों की आसानी के लिए। बट मसला ये है कि शायद तुम लोग देखते नहीं हो, ये मैं मरियम के लिए चला रहा हूँ, मरियम मरियम ओनली फॉर यू, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। ये सब बच्चे देखो, इसमें तुम्हें बड़ा फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है इससे 2 से 4 मार्क का सवाल पूछेगा। इसको तमीज से देख लो। सर जब आप पीपी खरीद रहे हो तो पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा या इनकम होगी, सिवाय चंद एक के, उसके ऊपर अलग से मैंने आपको बताया, वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बने। अब सर पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनना, इसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लाइन? भाई सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? चलो ये मरियम के लिए, मरियम हमारे साथ हो या नहीं हो? चलो ग्रेट, इसको सुन लेना, ये बहुत बाद में दुआएं दोगे तुम, जब पेपर में बैठोगे तो मैं याद आऊंगा तुम्हें। लैंग्वेज में देखें, एक होता है एक्सपेंडिचर, पहले इस चीज को हम, इसके ऊपर मैंने जो है देखिए आपको कुछ वीडियो शेयर की है, जो नॉर्मली कंफ्यूजन पाया जाता है। देखें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपकी जेब से आउटफ्लो कितना हो रहा है, इसको मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी जो है इधर बताया। अब एक्सपेंडिचर मींस आउटफ्लो। अब एक्सपेंडिचर देखें, या तो आपका एसेट कहलाएगा या आउटफ्लो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एसी खरीद रहा हूँ तो मेरी जेब से पैसे तो जा रहे हैं, अब वो जो मैं एसी खरीद रहा हूँ दिस वुड बी कंसीडर्ड एज एसेट, राइट? और अगर लेट्स से मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, वो 1 महीना सर्विस देता है, मैं उसको पेमेंट करता हूँ, तो दिस एक्सपेंडिचर वुड बी कॉल्ड एक्सपेंस। सही है ना? अब सर अगर लेट्स से मैं किसी भी एसी की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अगर एसी खरीद रहा हूँ, सही है ना, तो एसी को मैं एसेट कहूंगा, एसेट को दूसरी जबान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। सही है? इसी तरीके से एसेट को दूसरी जबान में प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। और एसेट आपका कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में शो होता है। सिमिलरली अगर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कोई पेमेंट करी है, 1 महीना उससे मुझे सर्विसेज दी है, तो इसको मैं एक्सपेंस कहता हूँ, और एक्सपेंस को दूसरे अंदाज में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहता हूँ, या इसको मैं पीरियड कॉस्ट भी कहता हूँ। और ये कहाँ चार्ज होता है? ये पीएनएल में चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम फॉर एसेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम फॉर एक्सपेंस। सही है ना? एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे एंड द एग्जामिनर वुड लाइक के यार आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू है और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके ऊपर एमसीक्यू मेरे ख्याल से आ सकता है। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, अब हम बात करते हैं कि सर अगर लेट्स से एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब सर यूजेबल कंडीशन में आने के बाद कोई खर्चा होता है, तो सर उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, मतलब उसे एक्सपेंस मानेंगे,
या फिर उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे? सवाल ये। यूजेबल कंडीशन तक का तो मैंने आपको रूल बता दिया। यूजेबल कंडीशन में आने के बाद क्या होगा? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो, एक दफा पीपी यूजेबल कंडीशन में आ गया ना, तो नॉर्मली उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं वो सब के सब जो है आपके नॉर्मली एक्सपेंस आउट होते हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होते हैं, अनलेस कि उन खर्चों में इन तीनों में से कोई एक बात हो। इन तीनों में से कोई एक बात हो, या तो वो खर्चा उस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाए। सर क्या मतलब? लेट्स से मेरे पास गाड़ी है एक, जो है 1.6 सीसी। अब जो है मेरा दोस्त आता है, मुझे बोलता है कि हसन यार ये एक मशीन है, तुम अगर इस गाड़ी में लगाओगे, अभी लेट्स से मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो 10 किलोमीटर पर लीटर है। तो उसने मुझे बोला कि यार हसन, अगर तुम ये मशीन लगाओगे ना इस गाड़ी में, तो ये 10 किलोमीटर की जगह इसकी एवरेज अच्छी होकर 20 किलोमीटर हो जाएगी। अब वो जो मशीन है वो 1 लाख की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा मैं कर रहा हूं, ये मैं मशीन लगा रहा हूं, इसकी वजह से सर क्या ये मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो सर क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूं? जी सर बिल्कुल करूंगा। आई होप आपको क्लियर है सर। इसके बरक्स नंबर 2 पॉइंट, कि सर बाजुकात आप एसेट जब यूजेबल कंडीशन में आ जाता है उसके बाद आप ऐसा खर्चा करते हो जिसकी वजह से एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, तो वो भी जो है एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। सर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? फॉर एग्जांपल ओवरहोलिंग कॉस्ट आपकी हो गई, आप गाड़ी की पूरी ओवरहोलिंग करवा रहे हो। या एक और एग्जांपल, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई, ये पीपीएफ से मैंने अपनी गाड़ी पे करवाई है, वो प्रिंटेड फिल्म, मुझे एग्जैक्टली उसका जो है पूरा जो है क्या कहते हैं फुल फॉर्म नहीं पता। पीपीएफ एक टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो है ना वो प्लास्टिक की एक शीट चढ़ा देते हैं गाड़ी पे, उसकी वजह से जो छोटा मोटा डेंट होता है या कोई पत्थर वगैरह गाड़ी पे लगते हैं ना, तो उसकी जो है वो क्या कहते हैं बॉडी जो है वो खराब नहीं होती है, वो प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सर जैसे मैंने अपनी गाड़ी पे अगर करवाई, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने लेट से 1.5 लाख की करवाई, तो सर इस 1.5 लाख की जो मैंने ये पीपीएफ करवाई है, सही है क्या इसकी वजह से गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो इट शुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि सर अगर तो आपका एक्सपेंडिचर ऐसा है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कि उसकी वजह से गाड़ी की या एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है। कैपेसिटी कुड बी इन एनी फॉर्म, माइट बी द प्रोडक्शन वन, माइट बी द सीटिंग कैपेसिटी। लेट्स से मैंने गाड़ी खरीदी है, लेट्स से मेरे पास कोरोला है, अब वो 4 जो है क्या कहते हैं 4% जो है 4 सीटर है। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं एक काम करता हूँ कि वो जो है मैं एक और इसके पीछे जो है वो 4 सीटर और लगा देता हूँ डिग्गी के बाद। सही है ना? आउट ऑफ नोवेयर। तो सर वो जो मेरी कैपेसिटी, वो जो मैंने एक और जो है वो कैरी जो है मैंने 4 सीटर और लगा दी, इन एडिशन टू 4 सीटर। आई नो बड़ी अजीब सी लगेगी सोचते हुए, ठीक है ना? तो सर क्या वो जो मैंने लगाया है, वो जो मैंने गाड़ी का खर्चा किया है, जो 4 सीटर और मैंने लगाया है पीछे फिक्स किया है, ठीक है ना, तो क्या सर क्या उसकी वजह से क्या एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है? जी सर बिल्कुल बढ़ रही है। तो सर क्या आप उस कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करेंगे? जी सर बिल्कुल, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। सर इसके बरक्स अब मैं आपको इसके अगेंस्ट एग्जांपल देता हूं कि आपको पता है कि नॉर्मली जो है ना आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो गाड़ी की, सही है, आपने ऑयल चेंज करवाया या मशीन का ऑयल चेंज करवाया या ट्यूनिंग करवाई जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर आप लोगों के पास बाइक्स वगैरह हो तो बाइक की भी जो है वो मंथली ट्यूनिंग होती है। तो सर क्या इसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, ये जो आप खर्चे कर रहे हो? नो सर, इट वॉन्ट बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। रीजन बीइंग, ना इसकी वजह से लाइफ बढ़ रही है, ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना कैपेसिटी बढ़ रही है। अब बात बात आपके दिमाग में सवाल आएगा कि नहीं सर, हम जब ट्यूनिंग करवा लेते हैं तो गाड़ी बहुत, बाइक या गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, तो सर एफिशिएंसी तो बढ़ी है। नहीं, वो एक्चुअली आपको नॉर्मल आपके लेवल पर लाने के लिए आपको वो करवाना जरूरी है, जब नट्स एंड बोल्ट्स आपके जो है वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, इसकी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है। अगर आपका लेट से एक एवरेज था 12 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज, अब आपने चूंकि ट्यूनिंग नहीं करवाई या कुछ इशू की वजह से आपका एवरेज कम हो गया, तो अब वो वापस 12 हो रहा है, तो इट नेवर मींस कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या आपने जो है क्या कहते हैं क्लीनिंग वगैरह करवा ली, सर्विस जिसको हम बोलते हैं, तो क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे एसेट की कॉस्ट का? नहीं सर, उसकी वजह से ना लाइफ बढ़ती है, ना एफिशिएंसी बढ़ती है, ना कैपेसिटी बढ़ती है। तो सर आई होप आपको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि सर वंस एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन, तो फिर सब्सिक्वेंटली जो भी खर्चा होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी शेल। हाँ भाई, क्लियर है आपको?
मरियम क्लियर है बेटा? चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। जजाकल्ला सजाद, जजाकल्ला। सर आज मॉक है? नहीं आज मॉक नहीं है, मॉक जो है वो कल है इंशाल्लाह। आइजा बेटा जरा टाइम वगैरह बता दो। आइजा बेटा टाइम बता दो एक दफा बच्चों को। ग्रुप पर आइजा तुम सबको बता देती हो। ठीक है, कल मौका है, आज नहीं है। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों में से कौन कौन कराची में रहता है, कौन कौन आउट ऑफ कराची से है? जरा मुझे ये बता दो, कराची का कौन है और आउट ऑफ कराची कौन है? ओके। ओके। थैंक यू। और बाकी बच्चे? चलो अपेरेंटली ज्यादातर कराची के हैं, एक दो। अच्छा। अनम्यूट आइजा बोल रही है, अनम्यूट करें। जी आइजा बेटा, आप खुद भी कर सकते हो अपने आप को आइजा। सॉरी सर, मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं। अच्छा, मैंने जो आपने कहा ना कि मॉक ना लिया जाए, उस पर बात करनी थी कि ना कुछ बच्चों का जो डे शीट है ना, वो ट्यूसडे का पेपर है आईटीए का। तो अगर मैं कल पे डिले करती हूँ ना एक मॉक, तो एक मॉक जाएगा मंडे को, फिर आपको आपके सामने बच्चे ने पढ़ना कब है? इसलिए मैंने किया है कि सही जिनका बात नहीं है। सेकंड मॉक और जो फाइनल मॉक है वो ट्यूसडे को देते हैं, लेकिन जिनका ट्यूसडे को पेपर है उनके लिए किया है कि आज भी है और एक संडे को भी है। जी ठीक सर। है ग्रेट, तो अनाउंस कर दो जल्दी से, ग्रुप पे अनाउंस कर दो कि आज है मॉक। ये चीज मुझे नहीं पता थी, जल्दी से अनाउंस कर दो आज है मॉक। ठीक है। चलो जी बच्चों, मैंने विश यू अनाउंस बेस्ट कर ऑफ दिया लक। था। वापस कर दो आइजा, ठीक है, वापस मैं कर दो दोबारा बेटा। रिवाइज कर। वापस कर दो चलो। ओके बच्चों, थैंक यू, जी आज सर, मॉक थैंक है। यू सर। आज मॉक है। सही है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं अगर मेरे पास टाइम होता है। अल्लाह हाफिज।